गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का पहला टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे जो इतिहास है, तो इतिहास के जो जनक हैं उनका नाम हेरोडोटस है। तो इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले इसको पास्ट ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य इतिहास, और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो बच्चों, आपने इतिहास के तीनों भागों को देखा यहाँ पे कि इतिहास के जो 3 भाग हैं वो आपके कौन कौन से हैं। सबसे पहले पाक इतिहास है, दूसरा हमारा आद्य इतिहास है, और तीसरा हमारा इतिहास है। और जो इतिहास के जनक हैं उनका नाम क्या है? हेरोडोटस है। तो सबसे पहले आप पाक इतिहास में क्या देखते हो कि इसके जो साक्ष्य थे, तो इसमें आपके पुरातात्विक साक्ष्य, लिखित रूप में नहीं प्राप्त हुए। इसके जो साक्ष्य थे वो लिखित रूप में नहीं प्राप्त हुए। किसके? प्रागैतिहासिक काल के जो साक्ष्य थे वो लिखित रूप में नहीं प्राप्त हुए। उसके पीछे कारण ये था कि उस समय लोगों को लेखन शैली का किसी भी तरह से कोई भी ज्ञान नहीं था। तो जिस काल के साक्ष्य हमें लिखित प्राप्त नहीं हुए हैं उनको हम प्रागैतिहास के रूप में जानते हैं। दूसरा हम आद्य इतिहास में देखेंगे तो इसके साक्ष्य लिखित रूप में प्राप्त हुए हैं, परंतु उनको पढ़ा नहीं जा सका। इसके साथ लिखित रूप में प्राप्त हुए लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। तो आद्य इतिहास के अंतर्गत हम उसको रखते हैं जहाँ पे साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सके। जैसे हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, जो भाषा थी, वो लिखित रूप में तो है लेकिन आज तक उसको पढ़ने में किसी ने भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सका। तो जिस सभ्यता के साक्ष्य पाए गए हैं लेकिन वो हमने पढ़ नहीं पाए, उसको आद्य सभ्यता के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद हम ऐतिहासिक देखेंगे। इसके अंतर्गत तथा उनको पढ़ा भी गया है। तो बच्चों, जो आपका इतिहास काल है इसके अंतर्गत जो लिखित साक्ष्य मिले वो पढ़े भी गए हैं
और उनके आधार पे हमने अपने भारत के इतिहास को जानने की कोशिश भी की है। जैसे वेद हो गए आपके लिखित साक्ष्य में है, जैसे मेगास्थिनिस का इंडिका लिखित साक्ष्य में है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जिसके द्वारा आप भारत के मौर्य प्रशासन की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरह से हम तीनों को एक बार फिर से देखेंगे। पाक इतिहास वो ऐतिहासिक काल है जिसमें कालक्रम तो चला, क्रियाविधियां भी हुई, लेकिन उसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं था। आदि ऐतिहासिक एक ऐसा काल है जिसके अंतर्गत काम भी हुए और ऐतिहासिक विवरण भी मिले और लिखित साक्ष्य भी मिले, लेकिन वो शैली हम पढ़ नहीं पाए। ऐतिहासिक वो कार्यकाल है जिसके अंतर्गत लिखित साक्ष्य मिले और जिनको हमने पढ़ के जानने की कोशिश की और हम जान भी गए। तो इस तरह से तीनों को हमने देखा। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे पाक ऐतिहासिक काल। पाक ऐतिहासिक काल, तो पाक ऐतिहासिक काल जिसको हम बोल सकते हैं पाषाण काल। इसके अंतर्गत 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, पाषाण नवपाषाण काल। पाक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम 3 भागों में देखेंगे। सबसे पहले पूर्वपाषाण काल, सेकंड मध्यपाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। इसकी जो टाइम ड्यूरेशंस है वो आपकी है 25 लाख से लेके 12,000। इसकी टाइम ड्यूरेशंस ये है। इसकी टाइम ड्यूरेशंस है 12,000 से 5,000 के बीच में, और इसकी जो है ये 5,000 से 3,000 के बीच में है। सबसे छोटा हमारा यही कार्यकाल है, ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा काल है। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल में। हमने देखा कि ऐतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पूर्वपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पूर्वपाषाण काल में हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहला मानव देखा गया। सबसे पहला मानव देखा गया कहाँ? अफ्रीका में। ठीक है, सबसे पहला मानव कहाँ देखा गया? अफ्रीका में। और सबसे पहले आग का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा काल था ये। सबसे पहला मानव देखा गया इसी टाइम पे, और सबसे पहले आग का प्रयोग भी इसी टाइम पे किया गया। इसके बाद में
देखते हैं हम कि जो पूरा पाषाण काल है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले पूर्व, पुरा, पाषाण काल। दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरा है उत्तम पुरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है और इसके बारे में जानकारी हमें उस समय के पाषाण उपकरणों से मिलती है। तो पूरा पाषाण काल की जो जानकारी है, जानकारी किससे मिलती है? पाषाण उपकरण के द्वारा प्राप्त होती है। सबसे पहले हम देखेंगे पूर्व पाषाण काल की कंडीशंस क्या थी। तो इसमें 2 संस्कृति का विकास हुआ। इसमें कितनी संस्कृति का? 2 संस्कृति का विकास हुआ। वो 2 संस्कृति कौन सी थी? एक तो थी पैबुल संस्कृति और दूसरी थी सोहन संस्कृति। पैबुल और सोहन संस्कृति। तो पूरा पाषाण काल के जो औजार मिले हैं उनके आधार पे हमने उस समय की संस्कृति को जानने की कोशिश की, उस समय की सभ्यता को जानने की कोशिश की और उस समय के लोग कैसा जीवन यापन करते थे उनकी जानकारी भी मिली। यहाँ के जो औजार थे वो 2 अलग अलग नदियों के किनारे पाए गए, जिसके आधार पे इनको अलग अलग संस्कृतियों के नाम से जाना गया। सबसे पहले पैबुल संस्कृति को जानेंगे, फिर हम सोहन संस्कृति को जानेंगे। तो पैबुल संस्कृति, पैबुल का मतलब क्या था कि जो पत्थर होते थे उनको पैबुल के आकार में उनको हम एक आकार दे देते थे। तो इस आकार की वजह से उनको हमने क्या बोला? पैबुल संस्कृति। मेनली जो उत्तर प्रदेश की सोहन नदी है वहाँ पे बहुत सारे औजार मिले। तो औजार कहाँ मिले थे? सोहन नदी के किनारे, इसलिए उस सभ्यता को क्या बोला गया? सोहन सभ्यता के नाम से बोला गया। सबसे पहले 1863 में दक्षिण में पल्लवरम नामक स्थान पे रॉबर्ट ब्रुस को पहली बार कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। सबसे पहले दक्षिण भारत में किसे कुल्हाड़ी मिली थी? पल्लवरम नामक स्थान पे रॉबर्ट ब्रुस को मिली थी। पूरा पाषाण काल के जो औजार होते थे उनका प्रकार कैसा होता था तो देखेंगे जो पूरा पाषाण काल के औजार थे वो किस पत्थर के बने थे? क्वार्टजाइट पत्थर के बने थे। ठीक है। और इनका जो आकार होता था इनका आकार बहुत भारी भरकम होता था। तो इनका आकार कैसा होता था? बहुत ही भारी भरकम होता था। इसके बाद हम देखेंगे पूरा पाषाण काल के बाद में मध्य पुरा पाषाण काल।
तो मध्य पूर्व पाषाण काल में, इसके लिए एक कहानी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पूर्व पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के बीच में चेंजेस हुए। तो सबसे पहले मनुष्य कैसे रहता था? सबसे पहले मनुष्य एक गुफा में रहता था और उसका जो मुख्य कार्य होता था वो आखेट करना होता था। जो मनुष्य था वो गुफा में रहता था, उसका मुख्य कार्य जो था वो आखेट करना होता था। उसके पास कोई भी औजार नहीं थे और उसको खाने के लिए उसके पास खाद्य सामग्री नहीं थी, सिर्फ वो जानवरों पे और आखेट के माध्यम से ही निर्भर रहता था। आखेट करने के लिए उसको जो भी बड़े पत्थर मिलते थे उन पत्थरों के द्वारा वो क्या करता था, वो उनको मार के उनका शिकार करता था और वो उन्हें खा जाता था। तो यहाँ तक कैसे औजार रहे हैं? यहाँ तक हमारे जो पत्थर के औजार रहे हैं वो क्वार्टजाइट रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे उनको लगा, जो मनुष्य थे उस समय के, कि हमें अपने औजार कैसे कर लेने चाहिए, नुकीले कर लेने चाहिए। अगर हमारे औजार नुकीले होंगे तो हम जानवरों को आसानी से मार पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने औजारों में एक पत्थर यूज किया जिसका नाम था जैस्पर यूज किया, और दूसरा क्या किया, चर्ट यूज किया, और तीसरा फ्लिंट। ये पत्थर यूज किए उन्होंने। इन पत्थरों का प्रयोग किया और कैसे बनाते थे? नुकीले औजार बनाते थे, ठीक है। साथ में जब ये बाहर जाते थे तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य कार्य क्या था? तो इनका मुख्य कार्य था आखेट करना तथा चित्रकारी करना। इनका एक काम था आखेट करना, दूसरा काम क्या था? चित्रकारी करना। तो आखेट करने के बाद में जब ये खा पी लेते थे तो क्या करते थे, जो गुफाएं होती थी उसमें अपने जीवन से रिलेटेड सभी चीज़ों को चित्रकारी के रूप में उभेरने की कोशिश करते थे। तो आपने एक प्लेस का नाम सुना होगा जो भीमबेटका की गुफा है। तो भीमबेटका की गुफा जो है वो एक मतलब शैलकृत गुफा है जिसमें पाषाण काल के लोगों ने अपने जीवन के बारे में उसमें उकेर के दिखाया है कि उनकी जीवन शैली कैसी है। भीमबेटका की गुफा से हमने जानने की कोशिश की कि महापाषाण काल के लोगों का जीवन कैसा होता था। तो इसके बाद देखेंगे इसके बाद में उत्तम पाषाण काल। इसमें औजार, ब्लेड के होते थे। इसमें औजार कैसे होते थे? ब्लेड के होते थे, ठीक है। तथा मनुष्य भी अब औजार बनाने की कला से परिचित हो गया था। मनुष्य भी कला से परिचित हो गया था, ठीक है। तो मनुष्य को औजार बनाने की कला कब से जानने को मिली? उत्तम पाषाण काल में। इस काल में मनुष्य जो था वो औजारों से परिचित हो गया था। और इसी समय आपके भीमबेटका की फॉर्म में चित्रकारी के साक्ष्य भी मिले।
नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद में, अब आ जाते हैं हम मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल में जो औजार थे वो कैसे थे, बहुत ही नुकीले होते थे और छोटे छोटे औजार होते थे, इसलिए इसको इस काल को माइक्रोलिथिक स्टोन एज कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोलिथिक स्टोन एज कहते हैं, क्योंकि इसके जो औजार होते थे इस काल के औजार बहुत नुकीले तथा छोटे होते थे, ठीक है। औजार कैसे होते थे? बहुत ही नुकीले होते थे और छोटे होते थे। अब आपको एक चीज़ बताएंगे कि कैसे मतलब कि तीनों पीरियड थे उनके बाद में चेंजेस आया। तो सबसे पहले यहीं पे हम लिखेंगे पुरा पाषाण काल, पाषाण काल। फिर हम यहीं पे आ जाएंगे मध्य पाषाण काल। फिर यहीं पे आ जाएंगे नव पाषाण काल। तो देखिए तीनों ही कंडीशंस में कुछ चेंजेस देखने को मिले, जिन चेंजेस की वजह से एक दूसरा पाषाण काल हमें सामने आया। अब वो चेंजेस क्या थे? सबसे पहले जो पूरा पाषाण काल था, तो इस टाइम ड्यूरेशंस में लोग क्या करते थे, एक गुफा में रहते थे, और जब उनको लगता था कि हाँ अब हमें भूख लग रही है, हमारे बच्चों को भूख लग रही है, तो वो अपनी गुफा से बाहर निकलते और जाके वहाँ पे शिकार करते। पहले छोटे छोटे जानवरों को खाते, फिर जब वो जानवर छोटे छोटे ख़त्म हो जाते तो बड़े जानवरों का शिकार करते। जब बड़े जानवरों का शिकार मनुष्य करता तो जो जानवर हैं उन्हें भी तो भूख लग रही है, वो भी तो मनुष्य का शिकार करना चाह रहे हैं, तो वो मनुष्य का शिकार करते थे। शिकार करने में कभी कभी मनुष्य जो होता था वो मर जाता था, कभी कभी क्या होता था, जानवर मर जाता था। एक बार क्या होता है कि एक कोई गुफा है, जैसे ये कोई गुफा है, ठीक है, इस गुफा से कोई एक व्यक्ति निकलता है, ठीक है, और उस व्यक्ति का नाम क्या है, कोई भी नाम है, राम श्याम है, दो दोस्त होते हैं, एक राम होता है दूसरा श्याम होता है। वो दोनों जा रहे हैं बाहर और क्या कर रहे हैं, शिकार करते हैं वहीं पे। तो उस शिकार में जो राम है वो मर जाता है, श्याम जो होता है वो वापस आ जाता है। तो जब वो श्याम जो वापस आता है तो उसकी फैमिली क्या है, फैमिली उसकी बहुत दुखी है कि जो राम है वो मर गया है, अब उसके बच्चे बहुत दुखी हो रहे हैं। अब जो दूसरे दिन श्याम जाता है तो उसकी फैमिली बोलती है पीछे से कि देखो कल राम गया था शिकार करने और वो शिकार करने के समय ही मर गया और वो वापस नहीं आया। आज तुम नहीं जाओ, तुम भी जानवरों का शिकार करोगे और तुम भी नहीं वापस आओगे। तो जो श्याम है वो कहता है कि अगर हम नहीं जाएंगे तुम्हारे बच्चे क्या खाएंगे, और अगर हम जाएंगे नहीं तब भी तो मर ही जाएंगे। तो उसकी जो पत्नी है वो बोलती है कि अगर हम बाहर ना जाके, अगर हम छोटे छोटे जानवर जो है वो अपनी गुफा में ही पाल लें तो हमें बाहर जाना नहीं पड़ेगा। हम उन जानवरों को जिनको पालेंगे हम उनको मार के खा सकते हैं। तो यहाँ पे उसने क्या बताया, उसने बताया कि जानवरों को अगर हम घर पे ही पाल लें तो हम बाहर नहीं जाएंगे, हमको घर पे ही शिकार मिल जाएगा और हम घर पे ही उनको मार के खा सकते हैं। तो ये कार्यकाल था जब आपके पहली बार पशुपालन की बात आई, ठीक है। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ वो अखेट कर रहा है। क्या कर रहा है, अखेट कर रहा है। पशुपालन यहाँ से शुरू हुआ और जहाँ से पशुपालन शुरू हुआ वहीं पे आपका क्या हो गया, एक नया कार्यकाल शुरू हो गया। पुराना कार्यकाल पूरा पाषाण काल, यहीं से क्या हुआ, मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य मिले। तो आपका जो पशुपालन था ये आपका सबसे पहला प्लेस बागोर, ठीक है, बागोर स्थान तथा आदमगढ़ से, बागोर स्थान तथा आदमगढ़ से
पहली बार पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, तो पहली बार पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले? बागोर और आजमगढ़ से। ठीक है, तो अभी आपकी जो कहानी थी वो यहाँ तक पहुँची थी कि उन्होंने कहा कि अब हमें पशु घर पे पाल लेने चाहिए, और जब हम घर पे पशु पालेंगे तो हम क्या करेंगे, घर पे ही हम उनको मार सकते हैं, फिर हम उनको मार के खा सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जानवर पालना शुरू हो गया। लेकिन अब मनुष्य के सामने प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि जो गुफाओं के पास में जितनी भी खेती थी, जितनी भी घास थी, वो सारी चीज़ें क्या हो गई? ख़त्म होने लगी। जब घास वहाँ पे ख़त्म होने लगी तो मनुष्य को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ा। किसके लिए जाना पड़ा? उसको घास लेने जाना पड़ा। तब उसने सोचा कि अगर हम घास लेने एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मकानों का क्या हुआ? एक जगह से मकान दूसरी जगह बनाना शुरू किया। पहली बार मकान बनाने की परिपाटी इस समय नहीं शुरू हुई, यहाँ पे तो गुफा में ही रहते थे। अब उनके दिमाग में आई कि क्यों ना हम पशुपालन के बाद में अगर जो घास लेने जाते हैं, अगर वो घास भी हम घर पे ही पाल लें तो हमको दूसरी जगह घास लेने नहीं जाना पड़ेगा। तो घास कहाँ पे शुरू कर दी? यहाँ पे। तो सबसे पहले उसने क्या किया? उसने कहा कि अगर हम खेती पाल लें, खेती करना शुरू कर दें, तो हम क्या करेंगे, तो हमें दूसरी जगह घास के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो उसने क्या किया? प्रारंभ कर दी खेती। ठीक है, खेती प्रारंभ कर दी। अब आपका जो नपाषाण काल है, नपाषाण काल, तो सबसे पहले क्या हुआ? खेती का प्रचलन हुआ। ठीक है, और पहला साक्ष्य खेती का लहुरा देव है। लहुरा देव है। अगर ऑप्शन में अगर लहुरा देव ना दिया हो तो मेहरगढ़ को पहला साक्ष्य जाता है। अगर लहुरा देव ना दिया हो तो हम किसको पहला साक्ष्य मानेंगे? मेहरगढ़ को मानेंगे। तो यही से नपाषाण काल में क्या हुआ कि लोगों ने एक जगह पर रहना शुरू कर दिया और उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। अब जब खेती करोगे एक जगह पे रह के तो आपके मन में क्या होगा? अब मकान बनाओगे वहीं पे। तो पहली बार मकान के साक्ष्य कहाँ से मिले? ठीक है, मकानों का निर्माण तथा स्थायी जीवन का साक्ष्य। स्थायी जीवन का साक्ष्य कहाँ से मिला? स्थायी जीवन का साक्ष्य भी हमें सबसे पहले नपाषाण काल में ही देखने को मिला। अब लोग स्थायी जीवन जीना शुरू कर चुके थे। अब एक चीज़ और भी थी कि एक बार ऐसे हुआ कि मतलब बहुत सारी खेती थी वहीं पे। तो वहीं पे दो जो व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ईंट में ईंट रगड़ी, और जब ईंट में ईंट रगड़ी तो वहाँ पे एक चिंगारी जैसी निकली। उस चिंगारी से उनका पूरा का पूरा खेत जल गया। जब उनका पूरा का पूरा खेत जल गया तो जो जली हुई फसल थी
उसको वहाँ के जितने भी लोग थे उन्होंने खाया तो उनको वो अच्छी लगी खाने में। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरह से आग का प्रयोग करके अपनी खेती को या जो फसलें हुई हैं उनको अगर हम जला के भूंज के खाते हैं तो हमको वो स्वादिष्ट लगती हैं। इस तरह से उनको पहली बार आग के प्रयोग करने का क्रम पता चला, उनको पता चला कि आग का प्रयोग भी होता है। तो सबसे पहले आग का पहिए का प्रयोग, पहिए का प्रयोग सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल में क्या हुआ? पहिए का प्रयोग भी सबसे पहले इसी काल में हुआ। ठीक है, तो अब इसके बाद में आपको मैंने 3 चीज़ों की कहानी बताई कि जैसे ही कोई चीज़ में चेंजेस होता है, कोई औद्योगिक परिवर्तन होता है, किसी भी चीज़ में परिवर्तन होता है तो दूसरा कार्यकाल जो होता है वहीं पे आपका जननी बन जाता है। तो यहाँ पे अभी ये समझेंगे। अब हम आगे चल के पढ़ते हैं ताम्रपाषाण। क्या पढ़ते हैं हम? ताम्रपाषाण। तो ताम्रपाषाण में हम क्या देखेंगे? ताम्रपाषाण में हम देखते हैं कि सबसे पहले ताम्रपाषाण काल में हमने देखा कि जो पाषाण नवपाषाण काल है वहाँ पे पशुपालन के साक्ष्य मिल गए, वहाँ पे नवपाषाण काल में खेती का मिल गया, मकानों की स्थायित्व जीवन मिल गया। और सबसे पहले वहीं पे वहाँ तक लोहे का प्रयोग नहीं सीखा गया था। वहाँ पे सबसे पहले प्रयोग किस चीज़ का हो रहा था? पाषाण उपकरणों से हो रहा था। ताम्रपाषाण काल में पहली बार तांबे का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? तांबे का प्रयोग पहली बार किया गया। तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया। अब तांबे का प्रयोग जैसे ही करना शुरू किया गया वैसे ही औद्योगिक परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। वो औद्योगिक परिवर्तन हमें क्या देखने को मिले कि सबसे पहले जो पत्थर का प्रयोग कर रहे थे तो खेती कैसी थी? बहुत ही मिनिमम स्थिति में हो रही थी। अब जो तांबे का प्रयोग हुआ तो जितने भी यंत्र थे वो किसके हो गए? तांबे के बनने शुरू हो गया। लोगों ने मशीनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तांबे की मशीन, तांबे के औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे औद्योगिक क्रांति में परिवर्तन आया। मनुष्य के स्थायित्व में भी परिवर्तन देखने को यहीं पे मिले। अब इसके बाद में आ जाते हैं पाषाण काल के मनुष्य का अंत्येष्टि संस्कार में भरोसा। जो पाषाण काल के लोग थे ये इन सब चीज़ों में बिलीव करते थे कि मनुष्य मर जाने के बाद में जो उसकी प्राणी होती है वो पृथ्वी वापस आती है, और अगर हमने उसके साथ में खाने पीने के सामान नहीं रखे हैं तो प्राणी क्या रहती है? प्राणी भूखी रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर वो मर जाता है तो हमें उसकी सारी सुख सुविधा की चीज़ें जो वो पहले यूज कर रहा था, हमें वो सारी चीज़ें उसके मरने के बाद में उसकी लाश के साथ में दफना देना चाहिए। ठीक है, तो लोग क्या करते थे जब कोई मर जाता था तो उसको साथ में उसके सामान भी दफना देते थे, क्योंकि इनका भरोसा था लौकिक और परलौकिक की मृत्यु के बाद भी प्राणी इन सारी चीज़ों का प्रयोग करती है। इसके अलावा हम एक पिंड संस्कार पढ़ेंगे। तो पिंड संस्कार क्या था?
उस समय क्या होता था कि जैसे बहुत सारे जानवर, जब लोग खेती कर रहे होते थे तो अभी प्रेजेंट टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने खेतों के चारों ओर बाड़ लगा देते हैं, जिससे जानवर जो होते हैं वो हमारे खेतों में नहीं आ पाते हैं। इनको बाढ़ का किसी भी तरह से कोई भी जानकारी इनको बाढ़ की नहीं थी, तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग बहुत सारा गोबर जो होता था गाय भैंसों का वो एक जगह पे जमा करते रहते थे, और जब वो गोबर जमा हो जाता था तो जब गोबर सूख जाता था तो उसमें आग लगा देते थे। वो आग लगाने के बाद में गोबर जो था वो जलता रहता था, इतना ज़्यादा गोबर होता था कि वो कम से कम 2-3 महीने जलता रहता था और सुलगता रहता था। तो उसके आग को देख के, उस आग को देख के जो जानवर होते थे वो इनके खेतों में नहीं आ पाते थे। तो पिट संस्कार एक ऐसी क्रियाविधि थी जिसके अंतर्गत गोबर के ढेर में आग लगा के जानवरों को अपने खेतों से सुरक्षित रखना था। तो इस तरह से हमने देखा कि पूरा पाषाण काल जो था मध्य पाषाण काल के बारे में जाना, और हमने नवपाषाण काल के बारे में जाना। पूर्णतः हमने इस चीज़ को समझा कि पूरा पाषाण काल की जानकारी हमें पाषाणिक उपकरणों के माध्यम से मिली है। उस समय जानकारी के स्रोत सिर्फ ये औजार ही थे, जिन औजारों के आधार पर हमने उस समय की सभ्यता को जानने की कोशिश की। आज का टॉपिक हमारा यही था। नेक्स्ट डे अब टॉपिक जो होगा वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को बंद करते हैं। थैंक यू।